स्प्रिंग फोर्स की रीडिंग कैसे रीड करते हैं। स्प्रिंग फोर्स के हेल्प से हम लोग आज रीडिंग देखेंगे किसका, स्प्रिंग स्केल का, जिसको डायनामीटर बोल रहा है वो। तो स्प्रिंग स्केल का रीडिंग हम लोग आज देखेंगे स्प्रिंग फोर्स के हेल्प से रीडिंग कैसे शो करता है। जैसे हम लोग बचपन में मेरे एगो आ गया था, वो स्प्रिंग बैलेंस था ना, हम लोग जबरदस्ती कर करके उसको एक सप्ताह खराब कर दिए, कुछ भी उससे मेजर करने लगते थे। भाई उसका 4 केजी का पोटेंशियल, 4 केजी तक बेचारा, उससे कभी कभी उसमें लोग 10 केजी का ऐसे डाल देते तो पूरा खराब हो गया, स्प्रिंग बैलेंस ही खराब हो गया। ठीक है, एनीवे तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कैसे देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें तुमको ध्यान रखना है, उसी पे क्वेश्चन है ये। हम तुमको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं, या इसी से देखो, कोई बात नहीं। देखो, या छोड़ो, एक चीज़ देख लो तो अच्छा रहेगा। मान लो कोई स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पे है, इसको रहने दो एल लेंथ का, एल लेंथ का स्प्रिंग। रीडिंग किसको बोलते हैं उज्ज्वल, उसको समझना जरूरी है। और मान लो इधर से हम फोर्स लगाए एफ, ठीक है, इसको पहले फिक्स कर दो। इधर फोर्स लगाए एफ और इसको इलोंगेट कर दिए एक्स, ठीक है, इलोंगेट कर दिए एक्स। तो मान लो अब ये जो स्प्रिंग है बोलेगा इसका रीडिंग कितना है। तो रीडिंग क्या होता है, तो रीडिंग हो गया जो भी इस पॉइंट का टेंशन है, मतलब जो लास्ट है ना, ये जो तुम इलोंगेशन देख रहे हो ना, यही रीडिंग है। ये जो इलोंगेशन है यही रीडिंग है, ठीक है, ये इलोंगेशन जो है यही रीडिंग है। तो इलोंगेशन रीडिंग कैसे बताएगा, तो रीडिंग तो वेट बताएगा, रीडिंग तो वेट मेजर करके देता है ना। तो इलोंगेशन से जो फोर्स क्रिएट हुआ स्प्रिंग में, स्प्रिंग फोर्स, वही उसी को बोलते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस। वही तुमको बैलेंस बताता है कि भाई इसका वेट 40 न्यूटन है या 20 न्यूटन है, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा कितना मास है उसका। तो स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू आएगा यहाँ से स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वही रीडिंग है, वही रीडिंग है। और 10 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में आ जाएगा, ऐसे न्यूटन में रीडिंग देगा। हाँ रहे हो ना, बस करना यही, फंडामेंटल यही है, उसी को उस पर यूज़ करेंगे। और अगर मान लो दोनों एंड रहता, देखो दोनों एंड फ्री रहता तो क्या होता, दोनों एंड फ्री रहता तो मान लो इस एंड को एफ से या पुल कर रहे हैं, इस एंड को एफ डैश से पुल कर रहे हैं, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। तो यहाँ टोटल इलोंगेशन कितना हो गया, ये प्लस ये, ठीक है। तो यहाँ भी टोटल इलोंगेशन को देखते हैं, ऐसा नहीं कि ये पार्ट या ये पार्ट देखते हैं। स्प्रिंग टोटल कितना इलोंगेट हो गया वही रीडिंग होगा, ध्यान रखना। मतलब जो टोटल पार्ट है वो रीडिंग देगा, मतलब कंप्लीट इलोंगेशन, ऐसा नहीं कि एक पार्ट का, ठीक है। कंप्लीट इलोंगेशन लिख दे रहे हैं, कंप्लीट इलोंगेशन जो है यही रीडिंग देता है, यही रीडिंग शो करेगा। दोनों साइड से खींचोगे तो दोनों साइड से इलोंगेशन आएगा। तो जो कंप्लीट इलोंगेशन होगा, जो स्प्रिंग फोर्सेस में क्रिएट होगा, वो स्प्रिंग फोर्सेस का क्या है, रीडिंग। फोर्स है तो वेट पे रीडिंग करेगा, बार बोल रहे हैं 10 से डिवाइड कर देंगे तो रीडिंग क्या आ जाएगा, मास बता दे कितना मास है। रीडिंग वेट में ही पूछ सकता है, मास में ही पूछ सकता है, वो क्वेश्चन के पूछने वाले पे। अब इसमें देखो, इसमें इधर फोर्स लगाया है और पूछ रहा था कि डायनोमीटर कितना रीडिंग दे रहा है, ये पूछा था ना। बोल रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी है, इसकी रीडिंग कितनी है। तो ये जितना इलोंगेट हो गया वही रीडिंग है, बार बार बोल रहे हैं, एक ही तो कॉन्सेप्ट है, जितना इलोंगेट हो गया वही रीडिंग है। तो इलोंगेट कितना हुआ, तो एफबीडी बनाना पड़ेगा। कैसे, सिस्टम पे पहले नेट फोर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है ना, ये वाला फोर्स इससे ज़्यादा दिया हुआ है। तो पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो एफ माइनस एफ अपॉन टोटल मास। चलिए कितना आया, एफ कितना दिया हुआ था, लो तो हाँ मेरे पास है, लिख लो 20 माइनस 10। एफ कितना दिया था, 20, और एफ 10 था ना, कितना था, 10 kg, और ये 10 ग्राम था। तो ये तो
0.001 होगा ना, इतना हो गया ना। तो ये मास तो बहुत कम है जी, तो ये तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रॉक्स निकाल लेते हैं, है ना। छोटा सा और बढ़ेगा 2 से वैल्यू, आंसर अप्रॉक्स तो जो आएगा वो, अरे 2.00 कुछ आएगा और क्या, ठीक है। अप्रॉक्स कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी है, पहले यहाँ तक नोट करो, क्या 10/10, हाँ वही 1 है, पहले बोलना चाहिए ना। कितना है 1, एक्सेल कितना है 1 आया ना। अब एफपीडी बनाते हैं, किसका, स्प्रिंग का, स्प्रिंग का रीडिंग निकालना है। चलिए आंख बंद करके उज्जवल बार बार बोलते हैं, जो बोलते हो बना लोगे तो सब प्रॉब्लम बन जाएगा। अब यहाँ का स्प्रिंग, यहाँ का टेंशन बोल देते हैं टी, यहाँ का बोल देते हैं टी डैश, ठीक है। ये हमको पता ही है कि टी इक्वल टू टी डैश होगा, क्यों, स्प्रिंग मासलेस है, हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, है ना। तो इलोंगेशन कितना हो जाएगा, तो इलोंगेशन के लिए तुम टी निकाल लो या टी डैश निकाल लो, एक ही बात है, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है। तो जो टेंशन होगा वही स्प्रिंग फोर्स होगा और वही इसका रीडिंग हो जाएगा। तो टी कैसे निकालेंगे, तो इसका एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है, या इसी का बना लो, जिसका उसका मास बहुत छोटा है उसी का बनाओ, उसमें एजम्पशन ले लिए थे ना। ये हो गया एफ, ये हो गया टी, और ये हो गया 1। मास कितना था 10, इसका कितना था 10 था ना। टेन था ना, कितना था, तो 10 माइनस एफ, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिए, 20 था ना एफ, वही तो पूछ रहे हैं बेवकूफ कहीं का। एफ कितना हो गया 20 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लिख दिए, यही था, मास 10 का ही था ना, तो मास 10 का ही था। तो टेंशन कितना हो गया 10 न्यूटन। तो स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग क्या हो गए, यही हो गया रीडिंग, 10 न्यूटन क्या था इसमें, हाँ रहे हो ना, यही रीडिंग हो गया। अब सेकंड केस क्या बोल रहा है, इस फोर्स को अगर हम इधर लगाएं और इसको उधर लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग तो चेंज होगी नहीं, ठीक है। बस यही क्वेश्चन था ना। सेकंड क्या आपको नहीं पता ना, क्वेश्चन क्या है सेकंड, क्या, हाँ यहाँ और यहाँ, अच्छा अच्छा ऐसा बोल रहा है, इधर 20 और इधर 10, तो एक्सेलरेशन तो यही रहेगा, ठीक है ना। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बदल जाएगी, इधर कितना है, इधर कितना बोला था, और इधर 10 बताया था ना, तो 10 बताया था, तो ये हो जाएगा t माइनस 10, नहीं इधर पुल करेगा ना इसको, इधर 10 न्यूटन लगा रहा था ना, तो t माइनस 10 इक्वल टू मास कितना था 10 इंटू 1, तो 20 न्यूटन हो जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग अब इतनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 20, चेंज कर जाएगा रीडिंग, बस ये डाउट था ना, ठीक। तो रीडिंग का मतलब नेक्स्ट इलोंगेशन तुमको बताना है, नहीं तो इस डाउट है तो बोलो, वही रीडिंग होता है आंख बंद करके, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और एफबीडी बना लो स्प्रिंग का, डाउट लगे तो, हाँ रहो ना। और जो स्प्रिंग में टेंशन होगा वही स्प्रिंग फोर्स है, टेंशन तो सेम ही होगा थ्रू आउट, क्यों, स्प्रिंग कैसा है, मासलेस, स्ट्रिंग जैसा प्रॉपर्टी है, नहीं ठीक, मासलेस होने का ये फायदा मिलता है। मासलेस होने का ये फायदा हमको मिल जाता है, इसीलिए आइडियल स्प्रिंग पढ़ने के लिए दिया गया। मैसिव स्ट्रिंग भी हम पढ़ा देंगे, अभी नहीं बाद में। देखो ये थीटा है 30 डिग्री, ये वेज ऊपर जा रहा है कितना एक्सेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसमें लगा दिए स्प्रिंग, एक साइड लगा हुआ है स्प्रिंग और एक साइड लगा हुआ है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से 5 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है और स्प्रिंग से 10 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है, सारा सरफेस स्मूथ है। अब पूछेगा कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी है,
ये वेज खुद जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। बोलेगा रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अब पूछेगा रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। एक चीज़ तुमको हम मतलब शुरू से बता रहे हैं कि फिजिक्स में जो एक बेसिक चीज़ तुमको हम बता दें ना, वो समझो ना, वही भगवान है। उसके बिना तुम उसके अलावा कुछ नहीं सोचो। जो तुमको बता दिए, दुनिया का कोई भी कुछ भी पूछ लो, उसके बियॉन्ड होगा ही नहीं। एकदम तुमको फंडामेंटल चीज़ हम बताया जाते हैं, एकदम मेन चीज़ बताया जाता है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ भी इसका रीडिंग निकालना है, तो स्प्रिंग में हमको इलॉन्गेशन देखना है। समझ रहे हो ना? जो इलॉन्गेशन होगा वही रीडिंग होगा। एक एग्जांपल और चाहते फिर देखिए। अब इसमें भी इलॉन्गेशन में जो रीडिंग अब कैसे निकालेंगे, तो इसमें सूडो लगा दिए। कितना लगेगा? 10 न्यूटन। इसका वेट कितना हो गया? इसका वेट हो गया कितना हो गया? 50। हाँ, 50 न्यूटन। इसका वेट हो गया डाउन द प्लेन 50 न्यूटन हुआ। और सूडो में दिखा दो, सूडो कितना हो जाएगा? 10A है ना? 10A है ना? सूडो यही है, सूडो यही है। तो ये कंपोनेंट कितना है? कौन सा कंपोनेंट होगा? ये वाला। ये हो जाएगा 10A sin 30। नहीं, तो 10A sin 30 कितना हो जाएगा? 5A। 5A मतलब 10। देखो दोनों साइड इक्वल फोर्स लगा रहे हो ना, जो नीतीश पूछा था। इधर से कितना खींचे तुम? 10 + 50 60। इधर कितना खींचे? 60। तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना रहेगा? 60 हो गया। इससे तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 60। क्यों? पूरा सिस्टम रेस्ट में। नेट फोर्स 0 है ना? रेस्ट में मतलब कि स्प्रिंग इलोंगेट होगा, लेकिन सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। तो स्प्रिंग कहां तक इलोंगेट होगा? 60 न्यूटन। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हो गई। और समझ गए? तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना हो गया? 60 न्यूटन। चलिए, अब समझ गया ना? बेसिक यही है। कुछ भी कर ले क्वेश्चन में, उज्जवल इसके बियॉन्ड नहीं कुछ कर सकता है। उसको जितना दम लगाना है लगा दे, कोई क्वेश्चन बना ले। समझ गया ना? नोट कर लो इसको। क्या? देखो दो चीज़ होता है। स्प्रिंग इलोंगेट होके, स्प्रिंग किस मेटल का बना है ना, उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ पर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो स्प्रिंग, कभी कभी क्या होता है, तुम स्प्रिंग लगा के खींच दोगे तो दो स्थिति होगा, या तो टूट जाएगा या वो परमानेंट इलोंगेट होकर रह जाएगा। वो प्लास्टिक बिहेवियर गेन कर लेता है। उसको बोलते हैं कि मेटल जो है अपने मेटल से प्लास्टिक बिहेवियर में चला गया। जैसे कि तुम प्लास्टिक को बहुत खींच दोगे तो वापस अपने शेप में जाता है? नहीं जाता है ना? मेटल चला जाता है, मेटल जाता है। स्प्रिंग मेटल का है ना, मेटल जाता है। इलास्टिक बिहेवियर है इसका। हाँ रहो ना? अगर ये स्प्रिंग तुम प्लास्टिक का बनाओगे, ये टूट जाएगा ना। प्लास्टिक का बनाओ स्प्रिंग, तो मेटल का वो बिहेवियर है। फिर तुमको मेटल के बारे में जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है उसको समझना पड़ेगा। तो जब हम भाई बोले थे, जब ये हुक्स लॉ को क्रॉस कर जाएगा ना, तो इसका जो मेटल का जो बिहेवियर पैटर्न है वो बदलना शुरू हो जाता है। नहीं समझे? मेटल में पढ़ना है पूरा है। क्या? कैसे करेगा वो? तो जितना तुम उससे ज़्यादा स्प्रिंग को इलोंगेट कौन कर रहा है? फोर्स कर रहा है ना। तो तुम जितना फोर्स लगाओगे उतना ही इलोंगेट करेगा ना। अब डिपेंड करेगा मेटल का स्ट्रेंथ, वही ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है। मान लो अगर उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया रहता है कि 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, जैसे बोले ना कि स्प्रिंग बैलेंस दिया रहता है कि 4 kg तक हिल पाएगा, मतलब 40 न्यूटन के बाद स्प्रिंग क्या हो रहा होगा? ब्रेक कर जा रहा होगा, या परमानेंट इलोंगेट हो जा रहा होगा, उसका बिहेवियर पैटर्न बदल जा रहा होगा मेटल का। ठीक है? तो जितना उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रहेगा वहीं तक, जहाँ तक वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। यहाँ तक स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग तुम तब तक एक्यूरेट बताओगे जब तक वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं सर, है ना? नहीं तो नहीं बता पाओगे, फिर उसका बिहेवियर ही चेंज जाएगा। हाँ नहीं, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हर मेटल का निकालना पड़ता है एक्सपेरिमेंट से। ठीक है? तो पता है कौन सा मेटल अच्छा है। यहाँ पे हम 2 स्प्रिंग ले रहे हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। बोर्ड छोटा है तो 2 ही स्प्रिंग ले रहे हैं।
ये ब्लॉक लगाया है, ठीक है। अब F4 से इलोंगेट किया, तो इलोंगेट किया, अब ये है K1, ये है K2, ठीक है। इलोंगेशन के बाद यहीं पे एक फिगर बना दे रहे हैं फिर से, ये इलोंगेट हुआ होगा, फिर दूसरा स्प्रिंग भी इलोंगेट हुआ होगा, ये रहा, ठीक है। तो मान लो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आया होगा x2, इसमें आया होगा x1। ऐसा क्यों? बोल रहा है कि सारा स्प्रिंग को हम सीरीज में कब बोलते हैं? जब सारा स्प्रिंग एक ही फोर्स से इलोंगेट हो। अच्छा, ठीक है। और जो दोनों में इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन आए वो टोटल इलोंगेशन के बराबर हो, तो वो तो होगा ही। तो टोटल इलोंगेशन क्या होगा? जो इंडिविजुअल, अब दोनों सेम फोर्स से इलोंगेट हो, इसको हम लोग एफबीडी से भी समझ सकते हैं। मान लो इस पे फोर्स लगाया, तो इस पहले K2 वाला लेते हैं। K2 वाला लिया है तो ये रहा F, ये फोर्स यहाँ पहुंच गया, क्यों? स्प्रिंग मासलेस है। ये फोर्स यहाँ पहुंच गया, ये फोर्स यहाँ पहुंच गया, तो ये भी इसी फोर्स से इलोंगेट हुआ ना। तो ये दोनों स्प्रिंग कैसा है? सीरीज में। तुम फोर्स यहाँ लगाए इस खींचने के लिए इसको, तो जिस फोर्स से ये इलोंगेट हो रहा है उसी फोर्स से ये भी इलोंगेट हो रहा है, तो ये दोनों कैसा है? सीरीज में। अब सीरीज में है तो हम इसको सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर देंगे, अब मतलब सॉरी सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर देंगे। अब अगर इस सीरीज में है तो हम इसको सिंगल स्प्रिंग से फ्री कर देंगे, मतलब सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर देंगे। अब इतना बड़ा फिगर ना लेके हम सिंपली ये फिगर ले लेंगे। ये रहा F, ये रहा K, इसको बोल दिया K इक्विवेलेंट। अब हमारे लिए सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बन गया। मतलब हम किसी को भी सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बना सकते हैं, हाँ, लेकिन इसके इक्विवेलेंट ये K निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे? तो वो डेफिनेशन से। कैसे? बोल रहा है सेम सारा स्प्रिंग सीरीज में कब होगा? जब सारा स्प्रिंग एक ही फोर्स से इलोंगेट हो, मतलब F इक्वल टू K1 X1 इक्वल टू K2 X2 लिख सकते हैं। X1 X2 इंडिविजुअल इलोंगेशन है नहीं, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं? इसके लिए F लिख सकते हैं, K इक्विवेलेंट इंटू X लिख सकते हैं ना, इक्वल टू K1 X1 इक्वल टू K2 X2, ये तो लिख सकते हैं। और X इक्वल टू X1 प्लस, लिख दिया ना, क्या लिखा है? X इक्वल टू X1 प्लस X2। अब देखो क्या, कौन ये वाला? अरे ये इसके लिए लिखोगे ना, F इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू X लिखेगा ना, इस फिगर के लिए। अच्छा, ये बोल रहा है, हाँ, तो सब तो एक ही, अरे नहीं समझा, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, F सब सेम होगा ना, ठीक है। अब x को क्या लिख सकते हैं? x को लिख सकते हैं F अपॉन K इक्विवेलेंट, लिख सकते हैं। x को क्या लिख सकते हैं? F अपॉन K इक्विवेलेंट। उसी तरह x1 को क्या लिख सकते हैं? F अपॉन K1, ठीक है, प्लस यहाँ से इक्वेशन 2 से, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है, प्लस F अपॉन K2, कहाँ से? यहाँ से। x2 को क्या लिख सकते हैं? F अपॉन K2। चलो F हटा दिए, आ गया 1 बाई K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। तो ये फॉर्मूला तुम अब यूज़ कर सकते हो। तो अब ये जो है स्प्रिंग इन सीरीज में तुम कहीं भी इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, इतना डिराइव करने की जरूरत नहीं। सीधा तुम K इक्विवेलेंट निकला तो क्या लिखोगे? 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 प्लस 1 बाई, जितना स्प्रिंग रहा, समझ गया ना। लेकिन वो डेफिनेशन मत भूलना जो बताया कि बोथ स्प्रिंग आर स्ट्रेच्ड विद द सेम फोर्स F, है ना, एंड द टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल, वो ध्यान रखना, नोट करो इसको। पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। अगर सारे स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन सेम है तो हम बोलते हैं कि पैरेलल है। कैसे? ये फिगर देखो, दो स्प्रिंग का बना रहे हैं, ये इसका नेचुरल पोजीशन है, ठीक है, फोर्स लगा है, ये रहा K1, ये रहा K2। अब देखो, ये रहा K1, ये रहा K2, इसको सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया जाए, नहीं, पहले इसको इलोंगेट करते हैं दोनों स्प्रिंग को। चलिए इलोंगेट कर दिया जाए, कर दिए, कितना इलोंगेशन दिए?
इलोंगेशन दिए x, ठीक है। अब इसको सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, मतलब इतना दो स्प्रिंग लेके नहीं टेंशन लेना चाह रहे हैं, सिंगल स्प्रिंग से इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे? अब देखो अगर इस ब्लॉक को हम इलोंगेट करेंगे तो क्या ऐसा होगा कि दोनों का इलोंगेशन अलग अलग होगा? ना, इम्पॉसिबल। तो अगर दोनों स्प्रिंग का इलोंगेशन सेम हो, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, तुमको पैटर्न देखना पड़ेगा कि दोनों सेम इलोंगेट हो रहा है, हाँ रहे हो ना? तो दोनों स्प्रिंग, अगर इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि अलग इसका इलोंगेशन अलग हो, अब दोनों का इलोंगेशन सेम है, ठीक है। अब जब दोनों का इलोंगेशन सेम है तो ये अलग स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, ये अलग स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, क्यों? स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, नहीं। तो यहाँ पे हो गया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब x यहाँ पे इलोंगेशन सेम है, मतलब x इक्वल टू x1 इक्वल टू x2, तुम कुछ भी बोलो, x बोलो, x1 बोलो, x2 बोलो, सब सेम है, नहीं, ठीक है। तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, हटाओ इसको। अब रहा क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं F इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स 1, ठीक है, और ये रहा स्प्रिंग फोर्स 2। तो F इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स 1 प्लस स्प्रिंग फोर्स 2, और यहाँ F इक्वल टू हो जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू x, ये हो गया K1 इंटू एक्स, ये हो गया K2 इंटू एक्स, क्यों? x तो सबका सेम ही है, तो सब तो सेम ही इलोंगेट हुआ, दोनों सब स्प्रिंग। चलिए हटा दीजिए, क्या आ गया? K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस, ये पैरेलल का है, रेसिस्टर का उल्टा है, उसमें सीरीज में ये होता था, इसमें पैरेलल में ये होता है, हाँ देखिए ना, याद रखने के लिए अच्छा है, ये उल्टा है उसका, नोट कर लो इसको। हाँ, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, तो जब होगा सब सेम ही डायरेक्शन में होगा। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, नोट करके लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ होता है, नेचुरल लेंथ होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब इसका इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज करते हैं? मतलब जितना लंबा स्प्रिंग उतना स्प्रिंग कांस्टेंट कम। छोटा स्प्रिंग को दबाना टफ होता है, बड़ा स्प्रिंग को इजीली दबा लोगे, वो तुम प्रैक्टिकल से सोच सकते हो ना। तो लेंथ ज़्यादा होता है, स्टिफनेस बढ़ जाता है, कम हो जाता है, लेंथ छोटा होने से स्टिफनेस बढ़ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे? अब बोलेगा कि एक स्प्रिंग है वो L लेंथ का है, बोलेगा इसको दो पार्ट में कट कर दिए, एक L1 एक L2, ठीक है, बोलेगा एक L1 और एक L2, इसको दो पार्ट में हम कट कर दिए। अब बोलेगा इंडिविजुअल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो ये दोनों का कितना है, तो ये यूज करेंगे मैथमेटिक्स, खेल खत्म, निकल जाएगा। ये तुमको दिया रहेगा कि किस लेंथ में काटा है, बोलेगा 1:2 रेशियो, 2:1 रेशियो है, वो देगा, बताएगा ना किस पार्ट में तोड़ा है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? तो K1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L1, K2 1/L2, तो क्या लिख सकते हैं? K1/K2 इक्वल टू L2/L1, लिख दिया ना। इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, उससे हम लोग को मिल जाएगा कि इंडिविजुअल कितना है। अब कैसे? लेंथ तुमको दिया ही रहेगा, चाहो तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए भी यूज कर सकते हो। कैसे? बहुत कुछ कर सकते हो। एक तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। देखो दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, देखो K1 इक्वल टू, यहीं से देखो K1 इक्वल टू K2 L2/L1 लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कुछ A मान लेते हैं, A सबके लिए सेम ही रहेगा, वही स्प्रिंग है, तो K2 इक्वल टू A/L2 या K इक्वल टू A/L, कुछ भी लिखो, सबके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सबका सेम ले लिए A, वो हटा दिए, ठीक है।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, K2L2 को A और A को क्या लिख सकते हैं KL, तो K इंटू L, L कितना है L1 प्लस L2 बाई L1, लो ये हो गया K1। मतलब ये वाला टर्म तो सब में कॉमन रहेगा, क्यों ये A है ना, नीचे वाला बस डिवाइड कर देना, ठीक है। K2 कितना हो जाएगा K L1 प्लस L2 बाई L2, और नहीं तो तुम ये मैथमेटिक्स यूज कर लेना जो अच्छा। अरे कुछ नहीं किए, ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लिया, जैसे K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L है ना, हाँ तो K इक्वल टू A/L लिख सकते हो ना, तो उसी तरह K1 को लिख सकते हो ना, K2 को लिख सकते हो ना A/L2 यहाँ से, तो K2L2 को A लिख सकते हैं ना, और A को क्या लिख सकते हैं KL। क्यों ऐसा लिखो, क्योंकि K दिया हुआ है L दिया हुआ है, A नहीं पता था ना, A को हटाना है ना, और K2 भी नहीं पता है, सारे अननोन को हटाना था ना। अब तक समझ गया, ठीक, नोट कर लो इसको। सिमिलरली यहाँ लिख देते हैं K2 इक्वल टू, सिमिलरली K2 इक्वल टू K L1 प्लस L2 बाई L2। इससे तुम इंडिविजुअल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हो।